जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है और आपका एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। 4 पालियों में ये आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका 10 नंबर का दोस्तों करंट अफेयर पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आपका करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाता है। तो उसी के लिए दोस्तों हम आज करंट अफेयर के ऊपर ये वीडियो लाए हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, जो प्रश्न एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीटीएस 2025 का विषय क्या था। प्रश्न है आपके सामने कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीटीएस 2025 का विषय क्या था। ऑप्शन है परिवर्तन, ऑप्शन बी नवाचार, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी नेतृत्व। तो बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जल्दी से दोस्तों, साथ के साथ दोस्तों आप कमेंट करते रहिएगा। हर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जिससे आपकी तैयारी का दोस्तों आपको पता लगेगा कि कितनी तैयारी आप कर चुके हैं दोस्तों। और जो आपका प्रश्न गलत हो जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सही कर लीजिएगा जब मैं इसका आंसर बताऊं। तो क्या होगा, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीटीएस 2025 का विषय थीम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संभावना, पॉसिबिलिटी जो है इसका विषय था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बता दूं मैं आपको, जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 10 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में दोस्तों 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो उसकी थीम थी संभावना, पॉसिबिलिटी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये 10 से 12 अप्रैल तक भारत के विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया। याद रखेंगे, ठीक है। भारत के विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के सहयोग से ये आयोजित किया गया था। 10 से 12 अप्रैल तक ये सम्मेलन चला और इसकी विषय था संभावना, पॉसिबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिएगा। जो भी प्रश्न आपका सही हो उसका कमेंट में आंसर दोस्तों हमें जरूर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आने वाले आपकी जो पैड परीक्षा है उसमें देखने को प्रश्न दोस्तों यहाँ से अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये टॉप करंट अफेयर है। टॉप करंट अफेयर जिसको कह देते हैं वो ये प्रश्न है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत का पहला हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। लेह में, चेनानी में, मनाली में या श्रीनगर में। तो कहाँ किया गया है पहला हिमालय उच्च वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, चलिए मैं बता रहा हूं क्या होगा, ऑप्शन सी, चेनानी में स्थापित किया गया है। चेनानी क्या है दोस्तों, ये चेनानी में स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक चेनानी जगह है, वहां पे भारत का पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। औपचारिक रूप से शुभारंभ यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया है। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिस्मटेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली या बैंकॉक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या बैंकॉक। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा, कमेंट करके दोस्तों हमें बताइएगा साथ के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बैंकॉक में आयोजित किया गया बिस्मटेक 2025 शिखर सम्मेलन। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था बिस्मटेक 2025 शिखर सम्मेलन का, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। इसका विषय था समृद्ध, लचीला एवं खुला। क्या था, समृद्ध, लचीला और एवं खुला इसका थीम था। याद रखेंगे, समृद्ध, लचीला एवं खुला इसका थीम था। और बात करें अगला जो है बिस्मटेक शिखर सम्मेलन है, वो बांग्लादेश की
अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? किसकी में? बांग्लादेश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा अगला शिखर सम्मेलन 2025 के बाद जो होगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी है, बैंकॉक। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की तरफ दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों हम आपके लिए छांट कर लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही में फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत का कौन से स्थान पर रहा? जो भारत है वो पहली तिमाही में फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? बताइए जल्दी से। क्या होगा? पहले पर, तीसरे पर, या दूसरे पर, या चौथे पर? क्या होगा राइट आंसर? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि भारत कौन से स्थान पर रहा फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में? बताइए जल्दी से कमेंट करके दोस्तों, फास्ट इसके आंसर दीजिएगा। मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा फिर। बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा। तो भारत का जो स्थान था वो तीसरे स्थान पर रहा भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तीसरे पे। बात करें पहले पे कौन रहा? अमेरिका। पहले पे अमेरिका रहा और दूसरे पे का कौन रहा? यूके। ठीक है, याद रखेंगे। और तीसरे नंबर पर आपका है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों दिवस से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है करंट अफेयर में, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। एक नंबर अपनी जेब में दोस्तों तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को तैयार करके। क्या है प्रश्न कि विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 मार्च को या 5 मई को? तो बताइए विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके। कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और प्रथम बार ये वर्ष 2005 में मनाया गया था। याद रखेंगे 2005 से ये मनाया जा रहा है, प्रथम बार वर्ष 2005 में यह दिवस मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों संबंधित है राष्ट्रपति से, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। क्या है प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? आपको बताना है। सिटी की ऑफ ऑनर ये किससे देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, रोम, लिस्बन, पेरिस या बुडापेस्ट। बताइए किस देश की राजधानी में इनको सम्मानित किया गया है सिटी की ऑफ ऑनर से? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके दोस्तों हमें बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिस्बन। क्या होगा? ऑप्शन बी, लिस्बन देश की जो राजधानी जो है, लिस्बन देश की राजधानी सम्मानित किया गया है। क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की राजधानी है दोस्तों, पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन में आयोजित एक विशेष समारोह में सिटी की ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया। और मैं आपको बता दूं ये 27 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली पुर्तगाली यात्रा थी। इससे पहले 1998 में, इससे पहले क्या है 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण ने वहां का दौरा किया था। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 7। क्या है अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में आयोजित समुद्र प्रदक्षिणा मिशन, क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा मिशन किस प्रकार का अभियान है आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, सैन्य अभ्यास। ऑप्शन बी है त्रिसेवा अखिल महिला नौकायान अभियान। ऑप्शन सी है आपदा प्रबंधन अभियान। ऑप्शन डी है रक्षा समझौता अभ्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कि हाल ही में आयोजित समुद्र प्रदक्षिणा मिशन किस प्रकार का अभियान है? बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को परखिएगा कितनी तैयारी आपकी है, कितने प्रश्न आप सही कर पाएंगे। ये कमेंट करके दोस्तों आखिर में हमें जरूर बताना है। जब वीडियो खत्म हो जाए तब हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिसेवा अखिल महिला नौकायान अभियान, जो हाल ही में आयोजित हुआ है। समुद्र प्रदक्षिणा मिशन जो है
ये किस प्रकार का अभियान है? ये त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान है। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जो महिला सैनिक हैं, इनको समुद्र प्रदक्षिणा मिशन के लिए भेजा गया है। और ये भारत का पहला त्रिसेवा जो है अखिल महिला नौकायन अभियान है, जो मुंबई और सेशेल्स के बीच, किसके? मुंबई और सेशेल्स के बीच जो है आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रयासों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समुद्री कौशल को बेहतर करना है। ठीक है, याद रखेंगे, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समुद्री कौशल को बेहतर करना है इसका उद्देश्य। और ये मुंबई और सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक को किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ग्लोबल सैंड आर्ट अवार्ड, ऑप्शन बी फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, ऑप्शन सी है आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ऑप्शन डी है वर्ल्ड सैंड आर्टिस्ट सम्मान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक को किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो सुदर्शन पटनायक हैं आपके, ये क्या है? ये भारतीय रेत कलाकार हैं, प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। इनको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही पुरस्कार पूछा है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमेंट में दोस्तों आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छे से इसको तैयार कर लें। जो भारतीय रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक को, इनको फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सुदर्शन पटनायक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं इस पुरस्कार को पाने वाले। ठीक है, याद रखेंगे, पहले भारतीय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर पूनम गुप्ता को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है डॉक्टर पूनम गुप्ता को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो थोड़ी सी हिंट दे दूं, जो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं वो भारत सरकार जो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? नीति आयोग सदस्य, वित्त सचिव, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। इतने अच्छे प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए ला रहा हूं। एक प्रश्न दोस्तों अवश्य आपको देखने को यहीं से मिलेगा दोस्तों। मैं आपके 10 से 15 क्लासेस यहाँ पे लूंगा टॉप करंट अफेयर्स की, जिसमें हम 200 प्लस करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे करेंगे व्याख्या के साथ। और वहीं से आपको दोस्तों 2 से 3 प्रश्न दोस्तों अवश्य देखने को मिलेंगे। और हो सकता है दोस्तों सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएं, लेकिन फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूं 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपको अवश्य देखने को मिलेंगे यदि आप 200 प्लस प्रश्न मेरे साथ कर लेते हैं तो। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर पूनम गुप्ता को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आरबीआई डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे पहले दोस्तों अब तक 3 महिलाओं को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। कौन कौन? केजी उदेसी, श्यामला गोपीनाथ और उषा थोराट। इनसे पहले इन 3 जो है महिलाएं ये डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई, गवर्नर के रूप में। ये चौथी है जो महिला है, चौथी महिला है ये डॉक्टर पूनम गुप्ता, जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है आरबीआई डिप्टी गवर्नर के पद पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपनी शुरुआत के बाद से कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपनी शुरुआत के बाद से कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 12 या 16? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इतना अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष। 8 अप्रैल 2025 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कार्यान्वयन के 10 वर्ष जो है पूर्ण हो गए हैं, याद रखेंगे। और बात करें इस योजना की शुरुआत की तो वो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय
वित्त मंत्रालय है और वर्तमान में इसके जो ऋण की सीमा है वो 20 लाख तक है। पहले 10 लाख तक थी, लेकिन बजट 2024-25 जो केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान इसकी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख कर दी गई। याद रखेंगे 20 लाख। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण ना हो। आप देख भी रहे होंगे कितने अच्छे प्रश्न यहाँ पे मैं लाया हूं आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि पीएम मोदी को श्रीलंका का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? देखिए मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि पीएम मोदी को श्रीलंका का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? श्रीलंका विभूषण, श्रीलंका श्री सम्मान, श्रीलंका मित्र विभूषण या लंका गौरव सम्मान। बताइए इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका मित्र विभूषण, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण जो है कोलंबो में प्रदान किया गया। कहां? कोलंबो में प्रदान किया गया। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना है। जब भी मैं प्रश्न की व्याख्या करूं तब मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपके क्लियर होंगे। ठीक है, कहां पे? कोलंबो में प्रदान किया गया। और प्रधानमंत्री कार्यकाल की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी को मिला यह 22वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान था। 22वें नंबर का यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान था जब से प्रधानमंत्री का कार्यकाल की शुरुआत हुई है। श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान, ठीक है, कोलंबो में प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, सॉरी क्रिकेट से संबंधित नहीं है, अगला वाला है, मैं थोड़ा तो गलत यहाँ पे भूल गया। चलिए, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से सदस्यता वापस ले ली है? ठीक है, बताना है कि किस देश ने आईसीसी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से सदस्यता वापस ले ली है? पोलैंड ने, हंगरी ने, बेल्जियम ने या चेक गणराज्य ने? तो वो कौन सा देश है जिसने आईसीसी की सदस्यता वापस ले ली है? आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। क्या होगा इसका दोस्तों राइट आंसर? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी जिसको कहते हैं से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा कर दी है। और ये अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना जो है 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि के माध्यम से हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद ये 1 जुलाई जो है आपका 1 जुलाई 2002 को ये आपका प्रभाव में आया। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों द हैग में है। कहाँ? द हैग में है इसका मुख्यालय। द हैग नीदरलैंड में है। द हैग नीदरलैंड्स में है इसका मुख्यालय, याद रखेंगे आईसीसी का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है दोस्तों आपके क्रिकेट से संबंधित, जो मैंने पहले बोल दिया था। अब आया है आपके सामने प्रश्न क्रिकेट से संबंधित, खेल से संबंधित ये प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समी सिल्वा को, मोहसिन नकवी को, जयशाह को या नजम सेठी को? बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोहसिन नकवी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, इन्होंने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला लिया है और उन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। ठीक है, पहले कौन थे? सम्मी सिल्वा थे, अब उनकी जगह मोहसिन नकवी है। इन्होंने इनका स्थान यहाँ पे लिया है, सम्मी सिल्वा का स्थान मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी ये हैं। मोहसिन नकवी, याद रखेंगे, एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। कितने प्रश्न दोस्तों अब तक आपके सही हुए? आप दोस्तों कमेंट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को दोस्तों परखते रहिएगा कि कितने पानी में है आप और कितने प्रश्न दोस्तों सही कर पा रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने
कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी पुलिस एवं सुरक्षा, ऑप्शन सी न्यायिक सुधार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पुलिस एवं सुरक्षा, ऑप्शन बी। पुलिस एवं सुरक्षा वाली श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वर्सेशन पोर्टल को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों फिर खेल से संबंधित प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? देखिए यहाँ पे पहले भारतीय की बात हो रही है, तो ये प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो बताइए कौन है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक की बात हो रही है, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? आकाश कुमार, अमित पंघाल, हितेश गुलिया या शिवा थापा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हितेश गुलिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हितेश गुलिया वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके आगे है। क्या है कि भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? यह आपसे पूछा है। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 10 मई को, 8 मार्च को या 11 अप्रैल को? कमेंट करके जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। 11 अप्रैल को यह मनाया जाता है, याद रखेंगे 11 अप्रैल को राइट आंसर होगा। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और इसका विषय क्या था, विषय थीम क्या थी इसकी इस बार? तो इसकी थीम थी मातृ स्वास्थ्य सेवा में समानता, किसी भी माँ को पीछे नहीं छोड़ना, ये इसकी थीम थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? 6.25%, 6.5%, 5.75% या 6%? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जो है वो आपकी 6.0% 6% निर्धारित की है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर को पार कर गया है? कितने बिलियन डॉलर को पार कर गया है? 800 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर या 820 बिलियन डॉलर या 900 बिलियन डॉलर? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 820 बिलियन डॉलर को जो है वो पार कर गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात रिकॉर्ड जो है 820 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बहुत जल्द अगली प्रश्न की तरफ। दोस्तों कुछ ही प्रश्न यहाँ पे बचे हैं, फिर से हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, और आप दोस्तों कमेंट करके आप बताते रहिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, लास्ट में आपसे पूछूंगा मैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, और लास्ट वाला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है इस वीडियो का, उसको देखना ना भूलना। चलिए अगला प्रश्न है कि पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है पोषण से समृद्ध जीवन, स्वस्थ बालक स्वस्थ भारत, स्वस्थ जल स्वस्थ जीवन या शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वच्छ बचपन, स्वस्थ बचपन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, इसकी थीम है पोषण पखवाड़ा 2025 की। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने कि पद्मश्री, क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है आपके सामने कि पद्मश्री राम सहाय पांडे किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? ये आपसे पूछा है। जो पद्मश्री राम सहाय पांडे थे ये किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? घूमर से, कथक से,
राई से या लावड़ी से, तो किससे जुड़े थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राई जो है, राई पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे। पद्मश्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया है और वह बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई से जुड़े थे। राई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, याद रखेंगे। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है राई। इससे जुड़े थे राम सहाय पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने इस वीडियो का अंतिम दूसरा प्रश्न है। क्या है प्रश्न आपके सामने? भारत को 2025-27 के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया? यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ या यूएनडीपी? किसका चुना गया बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को 2025-27 के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ के। ठीक है, डब्ल्यूएचओ संगठन के विशेषज्ञ के समूह के रूप में चुना गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? क्या थीम थी? सबके लिए स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत या स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन? बताइए इसकी थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी थीम थी ऑप्शन सी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। क्या थी? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट में आप जरूर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जरूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं इसको। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से तैयार करिएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है, वक्फ ये मुसलमानों से संबंधित विधेयक है, 2025 का नया नाम क्या है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, एकीकृत वक्फ विधेयक, वक्फ समेकन अधिनियम या वक्फ सशक्तिकरण योजना, या ऑप्शन डी एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नया नाम है वक्फ संशोधन विधेयक का, तो उसका नया नाम है ऑप्शन डी एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे टॉप 23 प्रश्न? दोस्तों कितने प्रश्न आपके दोस्तों सही हुए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट में दोस्तों जरूर बता के जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही प्रश्न के साथ बहुत जल्द। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न आपके लिए और मैं लाऊं, तो आप दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।